गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 3 अगस्त और आज जो 7 टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं क्लास में। गिर नेशनल पार्क ये हम लोग पढ़ेंगे और आपको शायद पहले से पता ही होगा कि गिर नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाजोलैंड क्या होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर एक कंट्रोवर्शियल बिल वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी प्रपोज किया है, उसके बारे में बात करेंगे। नाजोलैंड क्या होती है, क्यों कंट्रोवर्सी में है। एक्सियम फॉर्मेशन ये टॉपिक हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले भी किया था, लेकिन क्योंकि इसके लॉन्च की डेट काफ़ी क्लोज आ चुकी है, इस टॉपिक को हम लोग दोबारा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइंस एंड वाले वाले सेक्शन से, करंट अफेयर वाले पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। स्लॉथ बियर के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। गुजरात में एक पर्सन के ऊपर अटैक किया गया है स्लॉथ बियर के द्वारा, जो कि काफ़ी रेयर केस है। बेयर्स वगैरह इस तरह से अटैक करते नहीं हैं, उसको टेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक नया स्पीसीज फिश का जो है वो डिस्कवर किया गया है मेघालय में, उसके बारे में बात करेंगे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा न्यूज़ में नहीं रहती है, कभी कभी आती हैं, बट बात कर सकते हैं। उसके अलावा किंड्रेन्स के बारे में बात करेंगे। ये भी बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये देखिए एक्चुअली ना कि ये कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं जो कि न्यूज़ में रहती हैं। तो कभी कभी आपसे ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, भैया किंडलिन्स वाज रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं। या फिर कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है कि रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ प्रोसीजर टू क्योर कैंसर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो वहां से थोड़ी कीवर्ड छोटे छोटे आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो गिर नेशनल पार्क, थोड़ा लोकेशन आप इसकी देख लीजिए पहले। तो ये रहा, देखिए गिर नेशनल पार्क यहाँ पे पड़ता है। उसके अलावा जो एक और पार्क जो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसके ऊपर नजर रखो, ये वाला है, देखिए ठीक है, यहाँ पे इसका नाम है बालाराम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आगे भी। तो बात यह है कि देखो, गिर नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसके अंदर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे लायंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2010 में यहाँ पे लायंस की पॉपुलेशन थी 411, जो कि 2020 में इंक्रीज होकर 675 हो गई। अभी 2024 की बात करें तो दे आर अराउंड 900 एशियाटिक लायंस। मतलब यहाँ पे इनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए एकदम मौज मस्ती है, खूब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। पोचिंग नहीं होती है, इलीगल हंटिंग को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन भी ठीक नहीं है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है ना। तो अब हुआ ये, हालांकि इसका एरिया काफ़ी बड़ा है, नेशनल पार्क का 1412 स्क्वायर किलोमीटर में आता है, उसके बावजूद भी ये 900 एशियाटिक लाइन को सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव जगह इनको प्रोवाइड कराई जाए, ताकि ये वहां पे भी रह सके। मतलब ऐसे कहावत होती है ना कि भैया यू शुड नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर कल को कोई डिसीज आ गया तो कुछ हो गया तो उसमें इशू हो सकते हैं ना। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और इनकी सर्वाइवल के लिए भी कुछ ऑल्टरनेट अपने को जगह चाहिए, ताकि इनको वहां पे थोड़ा ट्रांसफर कर सके। तो उसके लिए फिलहाल यहाँ पे जो सजेस्ट किया गया है वो है बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये थोड़ा सा प्रपोजल में अभी आया है कि यहाँ पे हम लोग को 70 से लेकर 75 लायंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन वहाँ पे जो प्रे है, प्रे मतलब शिकार, वो थोड़ा भी कम है। तो गवर्नमेंट का यह प्रपोजल है, भैया कुछ नील गाय को हम लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमको ट्रांसफर करेंगे इधर बारडा। ठीक है, तो बारडा में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा बालाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी प्रपोजल है, शायद यहाँ पे भी हम लोग कुछ को करेंगे। यहाँ पे भी 70 से लेकर 90 को सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये ह्यूमन हैबिटेशन के थोड़ा नज़दीक में है, तो इश्यूज हो सकते हैं। तो फिलहाल जो बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये थोड़ा ज़्यादा प्रपोजल में है। लेट्स सी क्या होता है, अभी भी तो प्रपोजल ही है, काफ़ी लोग इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं एनीवेज, तो उस सेंस में थोड़ा इसको आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो कुछ रिवर्स हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हिरान, शत्रुंजी, धंत्रावती, अम्बाबाज, रावल वगैरह, इस तरह की 7 रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। और यहाँ पे एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है कमलेश्वर डैम। इसे लाइफलाइन ऑफ गिर भी कहा जाता है। और अगर आप इसकी वेजिटेशन की बात करें तो टीक, बेर, जामुन, बाबुल वगैरह खूब यहाँ पे मिलता है। और देखिए, वैसे तो वाइल्ड लाइफ में बहुत कुछ मिलता है आपको, चीतल, नीलगाय, सांबर, लेपर्ड वगैरह सब मिलता है।
लेकिन जिसके लिए न्यूज़ में रहता है वो एशियाटिक लाइन ही है बेसिकली। और वर्ल्ड में एशियाटिक लाइन सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं, इसी जगह पे पाए जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी की थोड़े समय पहले एक ऐड भी आया करती थी, कभी तो आओ गुजरात में, तो उसको दिखाया जाता था उनको कि वो टाइगर्स को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। काफ़ी समय पहले एडवर्टीजमेंट आया करती थी, क्योंकि गुजरात के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे अमिताभ बच्चन। एनीवेज, नजूल लैंड क्या है? तो बेसिकली उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बिल को प्रपोज किया गया। हालांकि वो बिल अभी स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है फॉर मोर डीप स्टडीज एंड द रिकमेंडेशंस। बट ये नजूल लैंड क्या है बेसिकली? देखिए, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था ना, अंग्रेज लोग हुआ करते थे भाई, है ना, तो उनके बड़े बड़े बंगलोज हुआ करते थे। तो अंग्रेजों के घर पे जो लोग काम किया करते थे, जो नौकर चाकर हुआ करते थे, सर्विस किया करते थे, तो उनको कुछ ज़मीन बंगलों के पास पास में दे दी जाती थी उनको रहने के लिए, राइट? वो सरकारी ज़मीन होती थी ऑफ कोर्स। अब देखो, ब्रिटिश का ज़माना था तो वहाँ पे उनको अलाउ किया जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो जो सर्विस मैन हुआ करते थे, जो घरों में सर्वेंट्स थे बेसिकली, उन्होंने अपने घर वहाँ पे बना लिए। अब भाई इतना समय हो गया है, 100 से ज़्यादा साल हो गए हैं उनको वहाँ पे रहते हुए, तो वो उसको नजूल लैंड बोलते हैं। ठीक है, वो सरकारी ज़मीन है, लेकिन सरकार उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती है। वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, स्लम्स बने हुए हैं, लोग रहते हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के, उसे नजूल लैंड कहते हैं। ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। तो इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी बट नॉट डायरेक्टली मैनेज्ड एज अ स्टेट प्रॉपर्टी, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते हैं। ये जो नजूल लैंड है, ये आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जो डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं उनको भी यहाँ पे रीसेटलमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अंग्रेजों के ज़माने से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये बिल वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ये बिल क्या कहता है? बिल ये कहता है कि भाई देखिए, जो नजूल लैंड है, आप उसको प्राइवेट ओनरशिप नहीं रख सकते, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है। हालांकि वो 100-150 साल पहले सरकारी हुआ करती थी, है, लेकिन वो आज भी सरकारी, ये इस बिल का कहना है। तो जो लोग वहां पे रह रहे हैं ना, वो ध्यान रखें कि वो सरकारी जमीन पे रह रहे हैं, चाहे वो वहां से 100-150 साल से रह रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन ध्यान रखना है कि वो सरकारी जमीन है। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर उसको चेंज नहीं कर सकते। एक तो इसमें यह कहा गया, किसी भी तरह का ट्रांसफर नजूल लैंड में प्राइवेट एंटिटीज नहीं कर सकती हैं। अगर किसी ने किया है तो उसको कैंसिल किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई खरीदने की प्रोसेस में चल रहा है, अगर कोई ओनरशिप चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। आगे आपको जमीन सिर्फ लीज पे दी जाएगी। मतलब अगर आप वहां पे रह रहे हो, लेट से पिछले 50 सालों से आप वहां पे रह रहे हो, तो सरकारी जमीन है ना, तो बेसिकली देखा जाए तो आप वहां पे रेंट पे रह रहे हो। अगर या फिर लीज पे रह रहे हो, 20-30 साल के लिए लीज पे रह रहे हो, आप उसके ओनर नहीं हो, लीज पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो। तो सरकार का यह कहना है कि देखो भाई, जो लोग वहां पे रेंट पे रह रहे हैं और टाइम से अपना रेंट दे रहे हैं, या फिर जो सरकारी दफ्तर वहां पे बने हुए हैं वो अपना रेंट टाइम से दे रहे हैं, उनको हम लोग आगे फर्दर लीज को रिन्यू कर देंगे 30 सालों के लिए, टेंशन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ये मामला इतना, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली, क्योंकि कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा चली गई है। क्योंकि नजूल लैंड के ऊपर ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक लो बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि लो इनकम ग्रुप से आते हैं। वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, या फिर एससी कम्युनिटीज़ के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई, क्योंकि इस बिल के बाद हो सकता है उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। वो लोग वहाँ पे 100-150 साल से रह रहे हैं, बहुत समय से रह रहे हैं, 50-70-80 सालों से रह रहे हैं। तो इस बिल के नाम पे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जिन लोगों के पास उस लैंड की प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे घर बनाए हुए हैं, जिनका लाइवलीहुड वहाँ पे है, इतने सालों से काम धंधा कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। ये पूरे मामले की कंट्रोवर्सी यहाँ पे चल गई है, इस वजह से मामला थोड़ा सा तूल पकड़ लिया है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि देखो भाई, हमारा कोई इरादा नहीं है गरीब लोगों को वहाँ से हटाने का, जो है वहाँ पे वो रह रहे हैं, जो लोग टाइम से रेंट दे रहे हैं उस लीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जब इतना सारा हंगामा हुआ तो इसको पास नहीं किया गया, बेसिकली इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है। ठीक है, अब लेट्स सी 2 महीने, 4 महीने में, 15 दिन के अंदर जब वहाँ से रिकमेंडेशंस आती हैं तो क्या इसके ऊपर बात होती है। बट ये कीवर्ड आपने याद रखना है, नजूल लैंड क्या है। ठीक है, नजूल लैंड क्या है, कीवर्ड आपने याद रखना है। चलिए, एक्सियम 4 मिशन क्या है? बेसिकली ये इसरो और नासा का एक कंबाइंड मिशन है, आप ये समझ लीजिए।
हमारे पास एक ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अर्थ के सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सेटअप किया हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान के द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। कई सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसरो और नासा, देखिए क्योंकि इंडिया का भी आइडिया है ना, हम लोग भी काम कर रहे हैं कि भाई हम लोग मून के ऊपर इंसान को भेजेंगे, वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन हम लोग अभी एक मैन मिशन भेजने वाले हैं स्पेस में, इंडिया का खुद, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इंडिया के 4 ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो अभी नियर फ्यूचर में हम लोग स्पेस में भेजेंगे, इसरो भेजेगा। लेकिन उनकी ट्रेनिंग पर्पज के लिए इसरो ने नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इंडिया से 2 एस्ट्रोनॉट्स, नासा से 2 एस्ट्रोनॉट, ये चारों लोग मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। एक तो आपने याद रखना है, इस मिशन का नाम रखा गया है एक्सियम 4। ये एक प्राइवेट मिशन है, ये आपने याद रखना है। इससे पहले भी 3 प्राइवेट मिशन हो चुके हैं, ठीक है, दिस इज द 4th वन। नासा इसको भेज रहा है, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो नासा भेज रहा है, लेकिन जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एक्सियोम, ये आपने याद रखना है। कंपनी का नाम है एक्सियोम, इसलिए इसका मिशन का नाम भी रख दिया गया है एक्सियोम। एक कंपनी है अमेरिका की, एक्सियोम स्पेस प्राइवेट कंपनी है, वो नासा और इसरो तीनों मिलके वहां पे भेज रहे हैं। अब ये जो, अब इंसान तो सैटेलाइट से जाएगा, मतलब जो व्हीकल है उसके अंदर बैठ के ही जाएगा। वो जो व्हीकल है, जो लॉन्च व्हीकल है बेसिकली, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? वो करवा रहा है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, इलोन मस्क की कंपनी है, शायद आपको पता भी होगा। वो लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो पूरा मिशन है वो एक्सियोम जो स्पेस कंपनी है प्राइवेट, उसका मिशन है। इसरो और नासा ने कोलैबोरेट किया है अपने 4 एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए। 2 नासा से हैं, 2 इसरो से हैं। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है बिल्कुल भी। लॉन्च जो व्हीकल है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल जो है वो है स्पेसएक्स का। पूरा मिशन जो है वो प्राइवेट कंपनी का है, एक्सियोम का। नासा और इसरो दोनों ने यहां पे कोऑपरेट किया है अपने अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने के लिए। कहां पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। कुछ दिन वहां पे रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसरो तैयारी कर रहा है बेसिकली अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए, तो उस पर्पज के हम लोग कर सकते हैं। स्पेस एक्स जिस लॉन्च पैड से भेजेगा, जिस लॉन्च व्हीकल से भेजेगा, उसका नाम है फाल्कन 9, ठीक है। और ये फाल्कन 9 इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये एक रीयूजेबल रॉकेट है भैया, ठीक है। ये वापस जाएगा, उनको छोड़ के वापस आएगा, फिर से जा सकता है, लाइक ए टैक्सी। यूजुअली क्या होता है, रॉकेट कैसे होते हैं? एक बार जाते हैं, सैटेलाइट को वहां पे छोड़ देते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बार बार तो रीयूजेबल है, याद रखना है। फाल्कन 9 आपसे सिंपली भी पूछ सकता है कि फाल्कन 9 वाज रिसेंटली इन न्यूज, ये क्या है? तो इट्स अ रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट, स्पेसएक्स कंपनी का है। वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल इस समय है ये दुनिया में, ठीक है। चलो, स्लोथ बेयर। गुजरात में दाहोद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आदमी के ऊपर, जो अपने कैटल्स को चरा रहा था, ग्रेजिंग करवा रहा था, उसके ऊपर एक बेयर ने अटैक कर दिया, एक स्लोथ बेयर ने अटैक कर दिया। वो आदमी अभी हॉस्पिटल में है। और ये बेयर्स के अटैक के न्यूज़ 2-3 साल में इंडिया में आती रहती हैं। लेकिन ये जो स्लोथ बेयर है ना, ये थोड़ा सा वैसे तो शर्मीले टाइप का बेयर होता है, इतना यूजली अटैक नहीं करता है, लेकिन जब इसको थ्रेट होता है ना, तब ये अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसा कोई थ्रेट था नहीं, फिर भी इसने अटैक किया। तो क्योंकि ये रेयर इवेंट है, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा बेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम होता है मालरस यूरिनियस, और इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान वगैरह में पाया जाता है। ट्रॉपिकल हैबिटाट को प्रेफर करता है, मतलब थोड़ा सा गर्म हैबिटाट को प्रेफर करता है। ये ग्रासलैंड्स में वगैरह में पाया जाता है। उसके अलावा इसके ऊपर एक फर होती है, इसकी जो चेस्ट होती है, उस चेस्ट के ऊपर एक मार्क होता है, या तो वो वी शेप का होता है या फिर वाई शेप का होता है। ये थोड़ा अपने याद रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या खाता है भाई? ये कीड़े मकोड़े खाता है। हनी इसका बड़ा फेवरेट फूड होता है बेयर का, उसको खाता रहता है और मजे करता है जिंदगी में। बिहेवियर क्या है? नॉकटर्नल है, रात को ज़्यादा एक्टिव होता है, सोलिटरी अकेले रहना ज़्यादातर पसंद करता है। लेकिन जो मदर होती है, छोटे छोटे बेबी कब्स होते हैं, वो तो ऑब्वियसली ग्रुप में ही रहेंगे। 6-7 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है मदर का। उसके बाद वो 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है, कुछ टाइम उसके साथ रहते हैं, फिर वो अलग अलग जो है वो चले जाते हैं। और ये जो बेयर होता है यूजली बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन अगर इसको थ्रेट करते हो तो अग्रेसिव हो सकता है। बहुत अच्छा शानदार क्लाइंबर होता है, डिगिंग करता है,
है ना, डिगिंग करके क्या करता है, नीचे से जो चींटियाँ वगैरह होती हैं उनको खा लेता है। IUCN की कैटेगरी में इसको वुलनरेबल स्टेट में रखा गया है और शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। थोड़ा बात आपने याद रखनी है। जो ये बेर होता है इसकी स्मेल बड़ी ज़बरदस्त होती है। स्मेल करके ये अपने फूड को ढूंढ लेता है, बहुत दूर से स्मेल कर सकता है। इसके सामने वाले टीथ के बीच में गैप होता है, क्योंकि ताकि जो कीड़े मकोड़े के जो नेस्ट होता है उनको वहाँ से आराम से खींच सकता है, उनको खा सकता है। थोड़ी चीज़ें आपने याद रखनी है। पिछले 3-4 साल में देखा गया है UPSC किसी स्पीसीज़ के बिहेवियर के ऊपर भी सवाल पूछ रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आप इसको देख लेना है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा याद रखें इसको। यहाँ पे देखिए ज़रा, एक फ़िश है जिसको अभी डिस्कवर किया गया है मेघालय में, और ये एक केव ड्वेलिंग फिश है। मतलब ये केव्स में रहती है, ज़मीन के नीचे जो डार्क केव्स होती हैं उनमें रहती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये इसी तरह का पहली केव स्पीसी पाई गई है, पहले भी बहुत सारी केव स्पीसीज यहाँ पे होती हैं। जो बराक रिवर है, सुरमा रिवर है, मेघना रिवर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा को बेसिकली मेघना ही कहते हैं। तो ये जो इस रिवर के अंदर, जब ये रिवर कहीं से पास करती है तो वहाँ पे छोटी छोटी केव्स बनाई जाती हैं, वहाँ पे ये रहती हैं। केव का मतलब ये है कि वहाँ पे लाइट्स नहीं पहुँचती है ना, सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, जो डार्क रहता है। अब सोचने की बात यह है कि भाई जहाँ पे डार्क एरिया होगा वहाँ पे आपको आइस की जरूरत नहीं है। भैया आइस की जरूरत तो तब पड़ेगी ना, आपको किसी चीज को देखना पड़ेगा। जब वहां पे है ही डार्क तो क्या देखोगे। तो ये जो केव ड्वेलिंग मोस्टली जो फिश होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, उनकी आंखें होती ही नहीं है। अगर आंखें थोड़ी बहुत होती है तो वो देख नहीं पाती हैं। इसी तरह से जो डीप ओशंस होते हैं, बॉटम ओशंस पे होते हैं, वहां पे मोस्टली जो स्पीसीज होते हैं वो भी ब्लाइंड होते हैं। लेकिन ये जो नया स्पीसी अपने को मिला है ये ब्लाइंड नहीं, ये भी इसकी बड़ी खास बात है। और यूजली जो देखिए थोड़ा पेल कलर का है, थोड़ा सा पेल कलर का नज़र आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं है। इसके जो ये फिन्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे थोड़ा ब्लैक कलर की शेडिंग आपको दिख रही है, वैसे तो थोड़ा पेल कलर का ही होता है। थोड़ा सा इसकी पहचान है बेसिकली ये। तो जो गारो हिल्स हैं, सदर्न पार्ट ऑफ गारो हिल्स, ठीक है, वहाँ पे ये पाया गया है, बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास। बस उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। ये एक लॉच है, ध्यान देना है, लॉच, LOACH, लॉच। लॉच क्या होता है? लॉच उन फिश को कहा जाता है जो कि फ्रेश वाटर फिश होती हैं और जो रिवर्स के बॉटम्स में रहती हैं, या जो फ्रेश वाटर लेक होती है उसके बॉटम में रहती हैं, उसको लॉच कहते हैं। मतलब दैट काइंड ऑफ फिश विच लिव्स एट द बॉटम ऑफ अ फ्रेश वाटर सोर्स, दैट सोर्स कैन बी अ रिवर, दैट सोर्स कैन बी अ लेक ऑल्सो, उसको लॉच कहते हैं। ये थोड़ा आपने इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, इतना काफ़ी है आपके लिए। चलिए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तो बेसिकली हर साल होता है, और इस बार जो अभी पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा है कि भैया हमने 72 करोड़ के आसपास फाइन कलेक्ट किया है। कैसा फाइन? जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं वो जब किसी ड्रग्स का प्राइस MRP से ज़्यादा चार्ज करती हैं तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है। दवाइयों का भी MRP होता है, कौन डिसाइड करता है? ये सरकार ही डिसाइड करती है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बोलते हैं इसको, DPCO, इसके द्वारा प्राइस को डिसाइड किया जाता है। अब इसके अंदर दो तरह की दवाइयां होती हैं, एक होती हैं शेड्यूल्ड ड्रग्स और एक होती हैं अनशेड्यूल्ड ड्रग्स। जो शेड्यूल्ड ड्रग्स होती हैं मतलब एक लिस्ट दी गई है, जैसे इस समय 384 ड्रग्स को शेड्यूल्ड ड्रग्स के अंदर डाला गया है अंडर एसेंशियल आइटम्स, जिनके प्राइस को फिक्स किया गया है। इसके MRP को सरकार के द्वारा फिक्स किया जाता है। ये फिक्सिंग का काम कौन करता है? ये काम करता है DPCO, और DPCO के साथ एक और ऑफिस होता है जिसे NPPA बोलते हैं, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो ये DPCO के अंडर में काम करता है बेसिकली, और ये इनके ऊपर फाइन लगाता है। तो ये 384 ड्रग्स जिसको एसेंशियल ड्रग्स माना जाता है, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो आम आदमी, गरीब आदमी इनको अफोर्ड कर सके, इसलिए इसका MRP डिसाइड किया जाता है। दूसरी होती है नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो मतलब प्राइवेट कंपनी वाले खुद अपनी मर्जी से प्राइस नहीं बढ़ा सकते, पिछले साल के कंपैरिजन में 10% बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी होती हैं
ये जो ड्रग्स होती हैं, इनसे जो दवाइयाँ बनती हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट उसको रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है, और अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई कंपनी ज़्यादा ड्रग प्राइस ले रही है तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन 72 करोड़ रुपीस बहुत कम है। 2010 की बात है, 2010 में देयर यूज्ड टू बी ओनली अराउंड 70 ड्रग्स। 2010 की बात है ये, सिर्फ 70 ड्रग्स थी एसेंशियल आइटम्स के अंदर। आज 384 है, और सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया था। याद देखो, मतलब सोचने की बात है, 2010 15 साल पहले एक कंपनी के ऊपर 1500 करोड़ का फाइन लगाया गया था, जब 70 दवाइयां एसेंशियल आइटम के अंदर हुआ करती थी। आज 15 साल के बाद 384 एसेंशियल आइटम्स हैं, ड्रग्स हैं, और फाइन कितना कलेक्ट किया है? ओनली 72 करोड़ रुपीस। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली कंपनियां लूप होल्स का यूज करती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं, वो सब कुछ यहाँ पे रहता है। तो 72 करोड़ रुपये तो कुछ भी नहीं है, मुकेश अंबानी जी की एक महीने की पॉकेट मनी टाइप होगा ये तो। बट एनीवेज, वो थोड़ा सा आपने इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है कि एनपीपीए क्या है। एनपीपीए एक ऐसा ऑफिस है जो कि डीपीसीओ के अंडर में काम करता है। जो शेड्यूल्ड ड्रग्स होती हैं, जो कि लगभग 15% ड्रग्स होती है मार्केट में, उनके प्राइस वगैरह को डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ WPI। WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। उसके बेसिस पे डिसाइड करती है। 85% बाकी नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स होती हैं, जिनका प्राइस 10% एनुअली मैन्युफैक्चरर इंक्रीज कर सकते हैं, और वो उसकी मर्जी है भाई, करे या ना करे, लेकिन यूजली कर लेते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। उसके अलावा मार्केट में जो डेटा वगैरह होता है उसको मॉनिटर करना, डेटा कलेक्ट करना, वो सब काम इसका ही होता है। जो अपना डीपीसीओ होता है, डीपीसीओ जो है वो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ठीक है, ताकि जो इंडिया में ड्रग्स के प्राइस हैं उसको रेगुलेट किया जा सके, उसके लिए इसको जो है बाकी किया गया था। बाकी इसमें कुछ है नहीं। बाकी शेड्यूल फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। 384 ड्रग्स फिलहाल हमारे यहाँ पे हैं, जिनका मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। प्राइसेस उसका इंक्रीज हो सकता है। नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स का प्राइस 10% बढ़ाया जा सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है बस आपने इसको। कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक नहीं है ये, थोड़ा सा न्यूज़ में रहे तो। क्योंकि आपसे पूछ सकता है भाई, ये जो एनपीसीसी है ये क्या एक रेगुलेटरी बॉडी तो है, लेकिन क्या ये शेड्यूल क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीपीसीओ के अंडर में काम करता है। ठीक है, बस। किंडलिन क्या है, थोड़ा पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये हमारा सेल है, और ये जो पर्पल कलर से आपको नज़र आ रहा है ना, ये उस सेल का आउटर लेयर है ना। हमारे सेल का एक आउटर लेयर होती है ना, ये वाली। उसके नीचे फिर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, बाकी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सब कुछ रहता है। तो ये सेल होता है बेसिकली। ठीक है, ये सेल के साथ की जो आउटर बाउंड्री होती है, इससे अटैच एक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारी बाउंड्री से अटैच है, आउटर सेल की बाउंड्री से अटैच है। इसे हम लोग किंडलिन बोलते हैं, किंडलिन बोलते हैं। अब क्योंकि ये आउटर बाउंड्री से डायरेक्ट अटैच है, इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस सेल के ऊपर कोई फिजिकल फोर्स डालोगे, तो ये जो किंडलिन है उस सिग्नल को न्यूक्लियस को भेजेगा, या फिर हमारे सेल के अंदर बाकी जो इतनी भी चीजें होती हैं उनको भेजता है। क्योंकि इसके ऊपर आप फिजिकल फोर्स लगा रहे हो ना, तो जो फिजिकल स्ट्रेस होता है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, वो सिग्नल किंडलिन के थ्रू बाकी सेल को जाता है, और ये सेल उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक्सेसिव प्रेशर हो जाता है हमारे सेल के ऊपर, तो हमारे जो मतलब एक्सटर्नल, जो सेल से एक्सटर्नल हाइप कभी कभी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो ये किंडलिन के थ्रू हमारा जो है सेल वो मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है, और हमारे सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। और जब सेल की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। ठीक है, जब सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है उसी को कैंसर बोलते हैं। तो इसमें किंडलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये किंडलिन एक्सटर्नल फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस से कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, अगर हमारी बॉडी के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ेंगी, तो वो सबसे पहले मैसेज किसको जाएगा? किंडलिन को जाएगा। किंडलिन क्या करेगा? उस मैसेज को नीचे भेजेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कैंसर क्रिएट हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या? एक एक्सटर्नल फैक्टर हुआ ना। किंडलिन
कि मैसेज के थ्रू, सिग्नल के थ्रू हमारे सेल तक पहुंचा। इसका मतलब ये है अगर किंडलिन को हम लोग कंट्रोल कर लें तो हम लोग कैंसर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कैंसर से ठीक हो सकते हैं इस किंडलिन को स्टडी करके। ये है बेसिकली पूरा मामला। सिंपल सी भाषा में रिपीट कर देता हूं, ये किंडलिन एक बेसिकली ब्रिज का काम करता है बिटवीन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड द इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ सेल, ताकि हमारे सेल का बैलेंस, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, ताकि वो बैलेंस हो सके और हमारा सेल सर्वाइव कर सके। इसीलिए किंडलिन इंपॉर्टेंट होता है। और अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ही कुछ डॉक्टर्स ने मिलके एन बोस नेशनल सेंटर ऑफ द बेसिक साइंस ने मिलके एक स्टडी की है 10,000 पेशेंट्स के ऊपर जो कि कैंसर पेशेंट्स थे। और इस स्टडी में ये पाया गया कि भाई किंडलिन के ये जो प्रोटीन होता है जो कि सेल के साथ अटैच होता है, इस प्रोटीन का यूज किया जा सकता है टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कैंसर। इवन जो कैंसर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी किंडलिन प्रोटीन का यूज किया जा सकता है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो काफ़ी साइंस आपको दिखेगा, यहाँ पे बायोलॉजी टाइप का दिखेगा, जो कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इसको सिंपल कॉन्टेक्स्ट में बताया है। जो मैकेनिकल सिग्नल होते हैं, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, किंडलिन उसका यूज करता है या उसके थ्रू हमारे सेल्स को सिग्नल भेजता है, जिससे हमारे सेल के अंदर केमिकल रिस्पॉन्स आता है कि भैया कैसा प्रेशर डाल रहे हो ना। अब जैसे मान लो आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डाली तो किंडलिन के थ्रू वो मैसेज गया, उसके हिसाब से हमारे सेल के केमिकल चेंज होंगे। अगर आप नॉर्मल लाइट डालोगे तो उससे नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो इसलिए किंडलिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सके। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि हमारा जो सेल होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। उसके लिए जो है थोड़ा हम लोगों ने किंडलिन को पकड़ा है, उसको पढ़ाई किया है, उसको स्टडी किया है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। बस इतना आपने याद रखना है। 10,000 पेशेंट्स को हम लोगों ने जब देखा तो ये पाया गया कि भाई काम करता है ये। जैसे निकोटीन है, निकोटीन एक एक्सटर्नल आप फोर्स लगा रहे हो ना, एक एक्सटर्नल एजेंट दे रहे हो सेल को जिससे कैंसर हो सकता है। तो जब आप निकोटीन लेते हो तो आपने जो इसके थ्रू जो है वो सिग्नल जाता है किंडलिन के थ्रू सेल्स को और वो रिएक्ट करता है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं तो उससे भी रिएक्ट करता है। तो यानी कि जो भी कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं जब हमारे सेल्स के ऊपर वो अटैक करते हैं तो किंडलिन के थ्रू मैसेज जाता है और ये रेगुलेट कर सकता है बेसिकली सेल्स की ग्रोथ को। और सेल्स की ग्रोथ ही कैंसर होता है ना। अननेसेसरी ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो किंडलिन का यूज करके उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ट्यूमर्स वगैरह को ट्रीट कर सकते हैं। ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज में स्टडी है, अभी तो इसके ऊपर काफ़ी काम करना बाकी है, लेकिन है इंटरेस्टिंग कि भाई एक ऐसे छोटा सा प्रोटीन जो कि हमेशा से ही हमारी बॉडी में होता था, ठीक है, जो कि वर्टेब्रेट्स होते हैं उनके सब के अंदर होता है। ये वर्टेब्रेट्स मतलब जिनकी एक बैकबोन होती है उनको वर्टेब्रेट बोलते हैं। जैसे मैं एक वर्टेब्रेट हूँ, कुत्ता भी एक वर्टेब्रेट होता है, बिल्ली भी एक वर्टेब्रेट होता है, जिनकी बैकबोन होती है। सभी के सेल्स में एक किंडलिन पाया जाता है जो कि सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब थोड़ा इसके ऊपर 2-4 साल स्टडी होगा और लेट्स होप कि हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट भी निकाल सकें। बस आज करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।